सो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का यूनिट 2 में। ये क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और हमने यूनिट 1 तक लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अब आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूनिट 2, जो कि है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखो, बात की जा रही है यहाँ पे नेशनलिज्म की। तो नेशनलिज्म एक आइडिया को शो करता है, ठीक है, आइडिया को शो करता है। और ये आइडिया कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। सो बेसिकली नेशनलिज्म की बात करें अगर हम, तो हमने यूनिट 1 में काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था कि किस तरह से नेशनलिज्म को प्रमोट किया गया थ्रू द आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी के थ्रू नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया गया, ये हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लिंक ऊपर में, इधर आई आई वाला जो बटन होता है ना, उसमें मैं उधर लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के पेज पे जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात क्या करते हैं कि हमने देखा कि नेपोलियन नेपोलियन ने काफी सारे रिफॉर्म्स लाए थे फ्रांस में। और हर वो जगह पे उसने रिफॉर्म्स लाया जहां जहां जिस एरिया को उसने कैप्चर किया या अनेक्स किया। उसके बाद से लोग स्टार्टिंग में तो उसको बहुत मानते थे कि हाँ भाई, नेपोलियन है, नेपोलियन है, खूब हमारा फरिश्ता है, हार्बिंजर है, ये कर देगा वो कर देगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे उसके कुछ पॉलिसीज थी, जैसे उसने टैक्स बढ़ा दिया था, जबरदस्ती रिक्रूटमेंट कर रहा था सोल्जर्स का, उसके अलावा इसने सेंसरशिप ला दिया था। तो इन सारे वजह से जो लोग पहले उसके सपोर्ट में थे वो अपोज में हो गए। क्यों? क्योंकि इन सारे का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था कि उसने इनडायरेक्ट मोनार्की भी सेटअप कर ली थी भाई। इनडायरेक्ट मोनार्की सेटअप कर ली, पावर छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। तो लोगों की फ्रीडम करटेल हो रही थी, आजादी लोगों की छीनी जा रही थी। तो लोगों ने फिर उसको भी हटा दिया, है ना। तो बात करते हैं यूरोप में कैसे कैसे चीजें फैली है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि आप एक मैप देखिए मिड 18 सेंचुरी यूरोप का। आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे। अब नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट क्या होता है? देखो, नेशन और मॉडर्न में सिमिलैरिटी है कि दोनों में टेरिटरी फिक्स्ड होगा। जैसे अपने इंडिया का टेरिटरी फिक्स है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसी तरह से मॉडर्न और नेशन स्टेट में टेरिटरी फिक्स होगा। डिफरेंस है कि नेशन स्टेट एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है और मॉडर्न स्टेट मोनार्कियल स्टेट होता है। मतलब मॉडर्न स्टेट में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलेगा, नेशन स्टेट में रिपब्लिक चलेगा, मतलब जनता का रूल चलेगा। तो नेशन स्टेट देखने को नहीं मिलता है। अगर हम मिड 18 सेंचुरी यानी कि 1750s के आसपास की बात करें तो यूरोप में ये कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिल रहा है। आगे क्या कह रहा है? व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। तो ये जो भी आज हम नेशन स्टेट देखते हैं, वेदर इट इज जर्मनी और इटली और स्विट्जरलैंड, once it was divided into kingdoms, okay, duchies and cantons। तो अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, whose rulers had their autonomous territories, point, autonomous territories, which means modern state। तो इनके जो रूलर्स हुआ करते थे, इनकी ऑटोनोमस टेरिटरी होती थी। मतलब इनका जो भी रूल करने का एरिया था उस पर सिर्फ इनका कंट्रोल चलता था और किसी का नहीं। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। तो हम पूरे यूरोप की बात कर रहे हैं ना, यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, अगर हम इस तरह से यूरोप मान लीजिए कंसिडर करते हैं, तो हमारा डायरेक्शन के हिसाब से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये हो गया सेंटर। तो ये इधर ईस्टर्न और ये सेंट्रल यूरोप, ठीक है। यहाँ पे मोनार्कियल रूल चलता था, विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लाइव्ड डाइवर्स पीपल। और डाइवर्सिटी भी वहाँ बहुत है। दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। अब देखो, लोगों में एकता नहीं है, ठीक है। इन द लास्ट वीडियो, लास्ट लेक्चर, वी हैव सीन हाउ द फ्रांस पीपल done the things to make collective identity among the people, but स्टार्टिंग की बात अगर करें तो पूरे यूरोप में ऐसी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसी कोई बात ही नहीं है, एकता ही नहीं है लोगों में। क्यों? क्योंकि द एरिया वाज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स।
एरिया डिवाइडेड है, डचीज किंगडम और कैंटोन्स में, है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑफन दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कोई एक कॉमन लैंग्वेज बोलेगा तभी तो आइडेंटिटी इकट्ठा मतलब कलेक्टिव एकता नजर आएगी। जैसे नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने सारे रीजनल डायलेक्ट्स को हटाकर फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन कर दिया। तो भाई एक लैंग्वेज होना चाहिए तभी तो एकता दिखेगी ना। एंड बिलोंग टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, तो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे लोग मिड 18 सेंचुरी के टाइम पर यूरोप में। अलग अलग इथनिक ग्रुप्स थे, मतलब रेसेस, आप कह सकते हैं स्किन कलर जो है रेसेस, और रिलीजन, और भी कई तरह के डिफरेंसेस को हम इथनिक कहते हैं। इथनिक मतलब आपका कल्चरल डिफरेंस, सोसाइटल डिफरेंस। जैसे बेसिस आपका एज हो सकता है, एज में डिफरेंस, आपके स्किन कलर में डिफरेंस, आपके कास्ट में डिफरेंस, आपके रिलीजन में डिफरेंस, ठीक है, आपका लैंग्वेज। तो इथनिसिटी यही सारी चीजें हो गई। कल्चर में डिफरेंसेस है ना, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे बात की जा रही कि एम्पायर की, क्योंकि उस टाइम पे एम्पायर्स, किंगडम्स, यही सारी चीजें थी ना, नेशन स्टेट तो नहीं था, इसलिए एम्पायर की बात की जा रही है। एक है हैब्सबर्ग एम्पायर। हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर रूल करता था। अगर आप मैप देखेंगे, आई होप इसमें मैप होगा, लास्ट वाले क्लास में तो हमने मैप देखा था ना, वो वाला जिसमें ट्रीटी ऑफ वियना के बाद का दिख रहा था, हालांकि बाद का है लेकिन स्टिल इसमें ऑस्ट्रिया वगैरह दिख जाएगा। देखिए, ये रहा आपका ऑस्ट्रिया और ये रहा हंगरी, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर किसका रूल चल रहा है, हैब्सबर्ग एम्पायर का। इज इट क्लियर? ऑस्ट्रिया और हंगरी was a patchwork of many different regions and peoples। तो ये एक एम्पायर में अलग अलग रीजन्स आ गया, जैसे हमने देखा ऑस्ट्रिया किधर है, हंगरी किधर है, दूर है ना, तो अलग अलग रीजन्स आ गया, इसमें लोग आ गए अलग अलग, तो डाइवर्सिटी शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए अगर, हालांकि एग्जाम्पल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये समझना है कि मिड 18 सेंचुरी के टाइम पर काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी यूरोप में, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन से डिफरेंट रीजन्स हैं, तो अल्पाइन रीजन्स हैं, लाइक टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सदर्न लैंड। सदर्न लैंड इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा इसके बारे में। और तो टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सदर्न लैंड, एज वेल एज बोहेमिया। तो ये जो रीजन्स है आपके अल्पाइन रीजन्स और बोहेमिया रीजन्स, वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। तो यहाँ पे जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो अमीर लोग हुआ करते थे, अमीर और पावरफुल, जहां भी आप अरिस्टोक्रेट वर्ड सुनिएगा तो इसका मतलब आप माइंड में रखिएगा रिच एंड पावरफुल, ठीक है, रिच एंड पावरफुल। तो सोसाइटी के वो लोग जो काफी अमीर है, काफी पावरफुल है, जर्मन स्पीकिंग है, ठीक है, वो रहते थे अल्पाइन और बोहेमिया रीजन में। और कौन कौन से रीजन आते थे, तो इसमें और भी रीजन है, जैसे लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, लेकिन यहाँ पर इटालियन बोलने वाले लोग हैं। हम अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हम लोग लोम्बार्डी और वेनेशिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर ही आता था, हैब्सबर्ग के अंदर ही आता था। अब बात करें हंगरी का, तो हंगरी में अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मगियार लैंग्वेज बोलती है, और बाकी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग डायलेक्ट, डायलेक्ट मीन्स भाषा। उसके बाद गैलिशिया में, ये हम लोग रीजन्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक ना, अल्पाइन रीजन, बोहेमिया, लोम्बार्डी, वेनेशिया, आपके हंगरी, गैलिशिया, ये सब रीजन है। क्योंकि क्या बोला कि हैब्सबर्ग एम्पायर में डिफरेंट रीजन थे, डिफरेंट लोग थे, इसलिए एग्जाम्पल है बस ये सब, ठीक है। तो गैलिशिया में पोलिश लैंग्वेज लोग बोलते थे। अब इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा, ठीक है, आपके मगियार, इटालियन, जर्मन, इनके अलावा और भी लोग रहते थे, लाइक बोहेमियंस, स्लोवाक्स। ये लोग हैब्सबर्ग एम्पायर के नॉर्थ वाले हिस्से में रहते थे, बोहेमियंस और स्लोवाक्स। उसके बाद कर्नियोला में रहते थे स्लोविन्स। देन साउथ नीचे की तरफ रहते थे क्रोट्स। देन ईस्ट की तरफ ट्रांसिल्वानिया में रहते थे रोमन्स। तो इस तरह से देखा जाए तो अलग अलग रीजन में डिफरेंट डिफरेंट पीपल वाली जो बात थी कि हाँ, अलग अलग रीजन में मिड 18 सेंचुरी के टाइम पर यूरोप में डिफरेंट लोग रहते थे, तो वो ट्रू है ना, ये हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया।
अब इतनी सारा डिफरेंसेस है, कहीं पे मगियार बोल रहे हैं, कहीं पे पोलिश बोल रहे हैं, कहीं पे इटालियन भाषा बोल रहे हैं, कहीं पे जर्मन भाषा बोल रहे हैं। तो आखिर किस तरह से इनमें कलेक्टिव आइडेंटिटी लाई जाए? भाषा का इतना डिफरेंसेस है, तो एक कैसे किया जाए? तो एक करने के पीछे कॉमन फैक्टर है, आपको यूनाइट करने के पीछे एक कॉमन फैक्टर है, वो है एलिजेंस टू द एम्पायर। भाई भले ही लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, लेकिन सब में खासियत ये है कि सब अपने जो किंग है या क्वीन है, जो उनके एम्पायर हैं, उनको बहुत मानते हैं। ठीक है, उनके प्रति वफादार हैं। तो जब वो अपने इम्पेरर के प्रति वफादार हैं, अपने जो राजा है या रानी है जो भी है उसके प्रति वफादार है, तो वो इन सारे डिफरेंसेस को हटाकर उनसे जुड़े हुए हैं कि हाँ भाई, ये भले ही इटालियन बोलने वाला है, भले ही जर्मन बोलने वाला है, लेकिन है तो हमारे ही राजा का प्रजा, है ना? तो आखिर नेशनलिज्म कैसे इमर्ज यूरोप में, कैसे नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ? क्योंकि उस टाइम पे तो मॉडर्न स्टेट चल रहा था, तो नेशन स्टेट का कैसे फॉर्मेशन हुआ? चलिए, देखिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आप चीजों को लिंक कर सके आपस में। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूँ कि आपको अगर चीजों को, सारे जो भी स्टोरी चल रही है उसको अगर लिंक करना है, माइंड में हर चीज अच्छे से रखनी है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखिए। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा, यार इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है, छोड़ो हटाओ, चलो दूसरा वीडियो देखते हैं, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होगी ना। अगर पढ़ाई करनी है तो कंप्लीट कीजिए, एक बार बैठिए, आधा घंटा, एक घंटा, जितने भी देर का वीडियो है, एक बार में बैठिए, बढ़िया से पढ़ के निकालिए, ताकि एग्जाम में लिखने टाइम आपके माइंड में चीजें क्लिक करें कि हाँ ये हमने पढ़ा था। अगर 10 वीडियो आप स्क्रॉल करते जाएंगे, 10 वीडियो आप देखते जाएंगे, हटाते जाएंगे 2-2 मिनट, 5-5 मिनट पे, तो टाइम तो चला जाएगा, माइंड में कुछ नहीं आएगा। तो एक ही वीडियो देखिए, चाहे कोई भी वीडियो, मेरा वीडियो हो या किसी का भी हो, एक ही वीडियो देखिए और कंप्लीट देखिए ताकि नॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए, तो हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है इसमें, यूनिट 2 में, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी अरिस्टोक्रेसी लिखा रहे तो आपको माइंड में रखना है रिच एंड पावरफुल। ठीक है, आपको माइंड में ये चीजें रखनी है कि अमीर भी होगा और पावरफुल भी होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। सोशली एंड पॉलिटिकली, अगर हम समाज के रूप में देखें, मतलब आपस की बॉन्डिंग की बात की जा रही है कि लोग आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। ठीक, लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे है ना कि हमारे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या है कि कोई अमीर, कोई गरीब है, तो वही सोसाइटी किस तरह की बनी हुई है वहां पर। एंड पॉलिटिकली कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या सिस्टम चल रहा है, गवर्नमेंट में कौन है कौन नहीं है। तो सोशली एंड पॉलिटिकली देखा जाए तो अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, है ना? तो यूरोप में जो है, जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी है, यानी कि वो अरिस्टोक्रेट्स जो काफी वक्त से चले आ रहे हैं, अपने लीनिएज को कंटिन्यू रख रहे हैं, बोलते हैं ना कि पुरखों की जमीन है, पुरखों का संपत्ति है, तो वेल एस्टैब्लिश्ड जिसको कहते हैं, एकदम सेटल हुआ हुआ, है ना? तो यूरोप में अरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस चल रहा था आपको मिड 18 सेंचुरी के टाइम पर। मेंबर ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो मेंबर्स हैं, अरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स हैं, were united by a common way of life that cut across regional division। वो एक खास तरह की उनकी जिंदगी होती थी, एक ही जैसी सबकी, मतलब जितने भी अरिस्टोक्रेट्स होते थे ना, उनकी लाइफ एक जैसी होती थी। जैसे किस तरह की लाइफ है भाई, तो देखिए, दे ओन्ड ई स्टेट्स इन द कंट्री साइड। मेंबर्स लोग जो है ना, इनकी ई स्टेट्स हुआ करती थी। ई स्टेट्स जहां बोलेगा मतलब संपत्ति। ठीक है, ई स्टेट्स कहाँ होती थी? गांव में। कंट्री साइड मतलब रूरल लिख देते हैं। ठीक है, कंट्री साइड लिख देते हैं, एग्जाम में आपको ज्यादा आसान रहेगा लिखना, कंट्री साइड। उसके अलावा टाउन हाउसेस, इनके जो टाउन्स में हाउसेस हुआ करते थे, तो संपत्ति रख दिया कंट्री साइड में। होता था पहले अरिस्टोक्रेट्स की, पूरा का पूरा गांव ही अरिस्टोक्रेट्स का होता था, वहां पे वो लोग खेती करवाते थे और पैसा उनको मिलता था। तो ई स्टेट जहां वर्ड आएगा तो संपत्ति, दैट इज जमीन। ठीक है, जागीर जिसको कहते हैं कि मेरे पास इतना जागीर है, इतनी जमीन है, प्रॉपर्टी,
ठीक है। हाउस इनका कहाँ हुआ करता था? टाउन में। तो रहते थे शहर में और गांव पे कब्जा करके बैठते थे, ठीक है। और फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। क्यों भाई? क्योंकि बातचीत करना, अगर डिप्लोमेसी दिखाना है भाई, दिखाना है ना कि हाई फाई है हम लोग, काफी ज्यादा रिच है। जैसे देखो आज के टाइम पे, बोलना नहीं चाहिए, इंग्लिश हमारी भाषा तो नहीं है, लेकिन इसको एज अ सुप्रेमेसी, एज अ लोग अपने आप को एलिगेंट दिखाने के लिए, इलीट दिखाने के लिए कि हम जो हैं सो हैं भाई, लोग इंग्लिश बोलते हैं। और जो हमारी भाषा है, जो मातृभाषा है हमारी हिंदी, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। आप देखो बड़े बड़े स्टार्स लोग जो हैं वो हिंदी इंग्लिश बोलेंगे मैक्सिमम जगह पे, और हमारे हिंदी भाषा को उतना मतलब, होता है ना कि पैसा आता है तो शो थोड़ा करना पड़ता है। ऐसा कोई गलत सेंस में नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस चैप्टर को समझाने के पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं, ठीक है। तो किसी तरह का कोई कमेंट नहीं है, किसी मतलब क्रिटिकल कमेंट नहीं है, बस चैप्टर को समझाने के वे में कह रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश यहाँ पे है ना कि हाँ ये इलिटनेस को शो कर रहा है, आपकी अमीरी को शो कर रहा है, उसी तरह वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो था वहाँ पे। तो लैंग्वेज की बात करें तो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे ये लोग। तो ये कॉमन वे ऑफ लाइफ की बात करें कि किस तरह की कॉमन वे ऑफ लाइफ है ना, इनकी अरिस्टोक्रेसी के मेंबर्स की। इवन इनकी जो फैमिलीज है ना, ये आपस में ही शादी करते थे, ठीक है। तो इंडोगैमी मैरिज होता था। इंडोगेमी इंडोगेमी होता था इनके में, ठीक है। इंडोगेमी मैरिज, आपस में ही शादी करते थे, ठीक। पावरफुल अरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर नंबरिकली ए स्मॉल ग्रुप। तो ये हो गया आपका कॉमन वे ऑफ लाइफ, कॉमन वे ऑफ लाइफ। नाउ अब देखिए, जो ये अरिस्टोक्रेट्स के जो मेंबर थे ना, ये लोग नंबर्स में काफी कम थे, मतलब इनकी पॉपुलेशन काफी कम थी। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी वो पिजेंट्री की थी, वही गरीब लोग ज्यादा हैं, अमीर लोग कम हैं। अगर वेस्ट की तरफ देखा जाए, यूरोप में वेस्ट की तरफ देखा जाए, अगर ये हमारा यूरोप है तो ये इधर वाला साइड हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया सेंट्रल, ये हो गया ईस्ट, ये पूरा हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड। यहाँ पे फार्म्ड लिखा है, ओन्ड नहीं लिखा, याद रखिएगा। फार्म्ड मतलब उस पे आप सिर्फ खेती बाड़ी कर रहे हैं, ठीक है। वो जमीन किसी और का है, आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, क्योंकि आप मालिक नहीं है तो प्रॉपर्टी का अधिकार थोड़ी ना मिल जाएगा। और ओनर अगर हैं आप, तो मतलब आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स है, प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास है, ठीक है। तो शादी में क्या हो गया इनका, इंडोगेमस मैरिज हो गया, आपस में ही शादी करेंगे। लैंग्वेज फ्रेंच है, हाउसेस टाउन में है, ईस्टेट गांव में है ना, कंट्री साइड। तो ये कॉमन वे ऑफ लाइफ हो गया इनके जीने का। और इस तरह से जब हमने डिवीजन किया यूरोप का, तो ऊपर में हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ की जो जमीन है, इधर ये वाली जो जमीन है, इस पे टीनेंट्स, टीनेंट्स मतलब रेंटर, टीनेंट्स मतलब रेंटर, जमीन पे ही रहेंगे और उसी पे खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। एंड स्मॉल ओनर्स, और जो छोटे छोटे ओनर्स मतलब जिनके पास जमीन बहुत कम है, जिनकी लैंड होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग, जिनकी लैंड होल्डिंग जो है वो बहुत कम है जिनके पास, तो ऐसे लोग जो हैं वो वेस्ट की तरफ यहाँ पे खेती बाड़ी करते थे। अब अगर ईस्टर्न की बात कर ली जाए, यानी कि इस तरफ वाली बात कर ली जाए, और सेंट्रल यूरोप की, मतलब यहाँ बीच में बात कर ली जाए, ये पूरा इलाका, सेंट्रल और ईस्टर्न ये पूरा इलाका, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ई स्टेट्स हुआ करते थे। ई स्टेट माइंड में क्लिक किया, यहाँ पे हमने ई स्टेट पढ़ा था, है ना। ई स्टेट किनका था? अरिस्टोक्रेट्स का। विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। तो सर्फ होते थे भाई बॉन्डेड लेबर। जहां भी सर्फ वर्ड सुनोगे, इसको रख लेना माइंड में कि बॉन्डेड लेबर है। मतलब एक तरह से समझ लो कि भाई साहब को पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, और बिना परमिशन के फील्ड छोड़ के कहीं जा नहीं सकते,
टीनेंट्स और सर्फ में क्या डिफरेंस है? टीनेंट्स रेंट देता है और फ्रीडम है उसको, जहां जाना चाहे जा सकता है। जब तक खेती करनी है रेंट देगा, खेती करेगा। रेंट में क्या देगा? अनाज ही दे देगा। खेती करेगा और उसके बाद जहां जाना चाहे जा सकता है, उस पे कोई रोक नहीं है। लेकिन सर्फ्स में क्या है? सर्फ्स में ये बॉन्डेज है एक तरह का। मालिक आपको खटाएगा मन भर के, जब तक आप खट सकते हैं मालिक आपको खटाएगा। ठीक है, फ्रीडम नहीं है। तो सेंट्रल और ईस्टर्न में हो गया सर्फ्स, और इधर वेस्टर्न में हो गया आपके टीनेंट्स। आई होप इट इज क्लियर नाउ। वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप। अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में यहाँ पे फ्रेश बना लेते हैं ना। इधर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये ग्रो करने लगा। इन दोनों इलाके में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ग्रो करने लगा। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में सामान बनने लगा। क्यों भाई? क्योंकि इधर जो है ना लोग फ्री हैं, टेनेंट्स हैं, सर्फ नहीं है। सर्फ इधर है ईस्टर्न वाले पार्ट में। तो इस तरफ चीजें अच्छी हैं, है ना, हालात अच्छे हैं, तो इंडस्ट्री ग्रो करने लगा, ट्रेड बढ़ने लगा यहाँ पे, ट्रेड बढ़ने लगा यहाँ पे। ठीक है, ट्रेड बढ़ने लगा। मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। अब इन फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे टाउन्स जो है बनना स्टार्ट होंगे। शहरीकरण आप एक तरह से कह सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन वेयर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ट्रेड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, विच कलेक्टिवली लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ द टाउन। ओके, नाउ अब टाउन बढ़ेगा, शहर बढ़ेगा, अब लोगों की अच्छी खासी इनकम हो रही है। देखो, टीनेंट्स थे, खेती बाड़ी किया, पैसा आया, पैसे से इंडस्ट्री लगाया, ट्रेड शुरू किया। ट्रेड शुरू किया तो वहां पे और लोग आने लगे काम के तलाश में, लोगों को नौकरी मिला, लोगों ने और पैसा कमाया। तो जैसे जैसे पैसा कमाया, अपनी जरूरत की चीजों को वहां पे भरना स्टार्ट किया। वहां पे स्कूल बना लिए, वहां पे हॉस्पिटल बना लिया, पैसे रखने के लिए बैंक बना लिए, तो कई सारी चीजें वहां पे करना स्टार्ट किया। जिसकी वजह से फायदा क्या हुआ कि वहां पे जो कमर्शियल क्लास है, मतलब जो पैसे वाली जो क्लास है, मार्केट इकोनॉमी कह सकते हैं आप, तो वहां पे ग्रो करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस तरह से शुरू होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू टाउन्स का इमरजेंस हुआ, कमर्शियल क्लास जिसको हम लोग मिडिल क्लास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर आप बोलोगे कि सर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप वेस्ट की बात क्यों की जा रही है, तो देखो मैप में, देखो ये यूरोप का मैप है, इस तरफ हो गया ये पूरा वेस्टर्न इलाका, है ना, ये हो गया सेंट्रल इलाका, ये हो गया ईस्टर्न इलाका, ये पूरा नॉर्दर्न, और ये नीचे सदर्न। तो आप देखोगे कि वेस्ट में कौन है? ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरा ब्रिटिश आइलैंड में आएगा। ठीक है, तो भाई ब्रिटेन में ही सबसे पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखना है ना। तो वेस्ट वाले साइड लोग फ्री थे, टीनेंट्स लोग फ्री थे, इधर इधर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलिए आगे क्या है। हाँ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो चुका था 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में ही। मतलब ये जो 1751 से 1800 वाला है टाइमलाइन, इस दौरान इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर बात करें हम फ्रांस और जर्मनी का, जर्मनी और फ्रांस का, ये भी वेस्टर्न यूरोप में ही है, थोड़ा सा साउथ के टाइप साइड पे है। तो फ्रांस और जर्मनी जो है, यहाँ पर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो पहले इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में स्टार्ट हुआ फ्रांस और
जर्मनी में, फ्रांस और जर्मनी में, ठीक है, लेट से स्टार्ट हुआ। नाउ अब जैसे जैसे भाई इंडस्ट्री बढ़ेगा तो इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग चाहिए, तो वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ा। इसके वजह से इसके वजह से अब इंडस्ट्री के क्षेत्र में ओनर भी है, यानी अमीर अरिस्टोक्रेट्स, और वर्किंग क्लास पॉपुलेशन भी है, यानी कि मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाएंगे, पैसा कमा के अमीर होंगे, खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अच्छे से काम शुरू करेंगे। प्रोफेशनल मतलब कि अपने प्रोफेशन में, अपने काम में बेस्ट होना, है ना, तो प्रोफेशनल बनेंगे यही लोग। लेकिन अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, अगर हम इस तरफ वाले यूरोप की बात करें, ईस्टर्न की, जहाँ पे सर्फ्स हुआ करते थे, तो भाई यहाँ पे ना आपके लेट 19 सेंचुरी के टाइम पे अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास बहुत कम है, यानी कि यहाँ पे इंडस्ट्री उतना ग्रो नहीं कर पाया है। इंडस्ट्री बहुत लिमिटेड स्केल पर ग्रो कर रहा है, बहुत लिमिटेड स्केल पर, ज्यादा नहीं ग्रो कर रहा है, ठीक है। नॉट हायर ग्रोथ, not higher growth than Western Europe, Western and Central Europe। तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के कंपैरिजन में ईस्टर्न में उतना ग्रोथ नहीं है, ठीक है। नाउ इट वाज अमंग द एजुकेटेड। आप सोच रहे होंगे बार बार सेंट्रल लिख रहा है तो क्या कहना चाह रहा है, तो भाई सेंट्रल का एरिया भी तो एक्सपेंस है। आपने अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया कि हाँ यहाँ पे से सेंट्रल है, यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न है, लेकिन हकीकत में क्या कोई जानता है कि कहाँ पे वेस्टर्न खत्म हो रहा है, कहाँ पे सेंट्रल? नहीं। जमीन है ना, जमीन पे लाइन थोड़ी खींच दोगे कि यहाँ से सेंट्रल है, नहीं, तुम मिला के बोलते हैं, ठीक है, इसलिए। ना अब बात करते हैं कि आजादी की लड़ाई शुरू कैसे हुई। तो आजादी की लड़ाई शुरू होने का मेन रीजन है ये कमर्शियल क्लासेस के लोग, जो आपके मिडिल क्लास के लोग हैं ना, मिडिल क्लास के जो लोग हैं आपके, जो अब इमर्ज हो रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, दैट इज प्रोफेशनल। तो ये जो एजुकेटेड लोग अब आएंगे, है ना, यही आगे जाकर अरिस्टोक्रेसी को अबॉलिश करने में मेन रोल प्ले करेंगे और नेशन की यूनिटी को प्रमोट करेंगे। तो यही एजुकेटेड मिडिल क्लास, जैसे जैकोबिन क्लब याद करो, जैकोबिन क्लब स्टूडेंट्स की बनाई हुई ग्रुप थी, एजुकेटेड लोग थे उसमें, है ना। तो एजुकेटेड लोग ही नेशनल यूनिटी का काम स्टार्ट करेंगे और अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो भी है उसको अबॉलिश करने का काम करेंगे। नाउ हमारा टॉपिक नंबर 2, यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो हमने टॉपिक 1 में क्या देखा, हमने टॉपिक 1 में देखा कि किस तरह से जो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था यूरोप, वहां पे डेवलपमेंट कैसे शुरू हुई। तो हमने देखा कि यूरोप एक तरफ वेस्टर्न पार्ट है, एक तरफ ईस्टर्न पार्ट है। तो वेस्टर्न पार्ट में लोग फ्री हैं, टेनेंट्स हैं, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में बॉन्डेड लेबर चल रहा है, सर्फ चल रहा है। तो पहले अग्रारियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, चाहे सर्फ हो या टीनेंट्स हो, दोनों खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन टीनेंट्स के पास फ्रीडम है, आजादी है, इसलिए उन्होंने अपने एग्रीकल्चर को और बेटर किया, पैसा कमाया, ट्रेड स्टार्ट किया, इंडस्ट्री सेटअप किया, पैसा मिलने लगा तो बिजनेस बढ़ाते गए, प्रोफेशन अच्छा करते गए, अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन अगर ईस्टर्न की बात की जाए तो वहां पे तो सर्फ्स है मैक्सिमम, तो सर्फ लोग तो बॉन्डेड है, तो वो कैसे ये सब काम करेंगे। हालांकि समाज में हर कोई तो बॉन्डेड नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो फ्री भी होते हैं। तो ईस्टर्न साइड में कुछ लोग फ्री भी थे जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट तो किया, लेकिन बहुत बहुत कम लोग थे ऐसे। और वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए तो सबसे पहले इंग्लैंड ने स्टार्ट किया, उसके बाद फ्रांस, देन जर्मनी, ठीक है। चलिए तो अब बात समझते हैं कि हाँ, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट किया। तो एक्चुअली में मतलब क्या होता है, लिबरल और नेशनलिज्म दो वर्ड है, एक वर्ड है लिबरल और एक वर्ड है नेशनलिज्म। तो ये तो बेसिकली आइडिया को शो कर रहा है, इवन ये भी आइडिया को ही शो कर रहा है, ठीक है। चलिए, आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। अर्ली 19th सेंचुरी मतलब
जब आपका 1801 स्टार्ट हो रहा है, जहां से आपका 1801 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अर्ली सेंचुरी यूरोप में अगर बात की जाए नेशनल यूनिटी की, तो ये लिबरलिज्म से कनेक्ट था। मतलब कि लोगों का क्या मानना था कि अगर हमारे पास लिबरलिज्म है, अगर हम आजाद हैं, तभी हम नेशन को यूनाइट कर सकते हैं, तभी हम नेशन को यूनाइट कर सकते हैं। कब यूनाइट करेंगे? जब हम आजाद हैं। तो लिबरलिज्म वर्ड किससे आया? लिबर वर्ड से। कौन से वर्ड से आया? लिबर। लिबर मीन्स फ्री, ठीक है। तो लिबरलिज्म मतलब फ्री होना, आइडिया ऑफ बीइंग फ्री। लिबरलिज्म, अच्छा मैंने लिख रखा है वहां पे। तो लिबरलिज्म, मैंने बताया था कि आईएसएम जिसमें भी लगे वो आइडिया होता है, तो आइडिया ऑफ, ठीक है। अब लिबर, लिबर मतलब फ्री, तो आइडिया ऑफ फ्री, फ्रीडम, या फिर बीइंग फ्री। तो फ्री होने का आइडिया, फ्री होने का आइडिया, आइडिया ऑफ बीइंग फ्री, फ्री होने का, आजाद होने का आइडिया। अब बात करते हैं जो न्यू मिडिल क्लासेस हैं आपके। तो न्यू मिडिल क्लासेस के लिए लिबरलिज्म का मतलब है फ्रीडम, हर एक इंसान की आजादी, एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के नजर में सब बराबर बराबर, ठीक है। तो मिडिल क्लास जो है हमारे, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या है? उनकी आजादी और इक्वालिटी। तो इक्वालिटी की बात की जाए तो भाई इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी, बात तो कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रही है, क्योंकि एक देश में सब लोग इक्वल होते हैं, है ना। तो रिलेट कर गया नेशनल यूनिटी। तो इसीलिए कहा गया ऊपर में कि अर्ली 19 सेंचुरी के टाइम पर नेशनल यूनिटी को लोग लिबरलिज्म से जोड़ के देखते थे, अलग नहीं देखते थे। पॉलिटिकली अब बात की जाए तो ये तो हो गया सोसाइटी, कि सोसाइटी में आजादी चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए। नाउ पॉलिटिकली बात की जाए, पॉलिटिकली बात की जाए तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इसको एकदम माइंड में रखिएगा। पॉलिटिकली बात की जाए तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब वैसा गवर्नमेंट जिसको मेजॉरिटी सपोर्ट कर रही है, जिसके पास मेजॉरिटी है। भाई आज हमारे यहाँ इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन में भी जिसके पास मेजॉरिटी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है। तो एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे मेजॉरिटी के सपोर्ट से वो बनी हो, तो ये लिबरलिज्म हो गया पॉलिटिकल सेंस में। तो अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखें तो लिबरलिज्म वहां पे क्या दिखा रहा था? फ्रांस कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में। तो लिबरलिज्म वहां पे क्या शो कर रहा था कि भाई ऑटोक्रेसी खत्म हो गया, क्लरिकल प्रिविलेजेस जो मिलते थे, कि हाँ जो आपके जो क्लर्गी लोग हैं, जो आपके सेकेंड स्टेट के लोग हैं, तो फर्स्ट सेकेंड स्टेट वालों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, है ना। तो प्रिविलेजेस खत्म हो गया। ऑटोक्रेसी, जो राजा की राजाशाही चलती थी, वो खत्म हो गई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हमने लिबरलिज्म का ये मीनिंग देखा। और क्या मीनिंग देखा लिबरलिज्म का? हमने देखा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट बाय कंसेंट बन गया, है ना। तो ये सारे चेंजेस हमने वहां पे देखे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे ना, वो इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए स्ट्रेस करते थे इस पे। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स, इसका मतलब प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी पे अधिकार होना। जैसे नेपोलियन का याद करो सिविल कोड, सिविल कोड में क्या था कि नेपोलियन ने प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट लाया था, कि भाई जो आपकी जमीन है वो आपकी है, आपसे कोई नहीं छीनेगा। तो जो लिबरल्स थे, लिबरल्स का यही मानना था कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करेंगे। तब एक बात बताइए, अरिस्टोक्रेट्स के पास बहुत सारी जमीन है, लिबरल्स के पास बहुत थोड़ी सी जमीन है, कहाँ से इक्वालिटी आएगा? आप बोल रहे हैं इक्वालिटी की बात, आप ये भी बोल रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का वायलेट नहीं करना है। तो भाई एरिस्टोक्रेट्स के पास ही तो सारी जमीन है, अब पीजेंट्स के पास तो थोड़ी सी जमीन है, तो काहे का इक्वालिटी? कहीं ना कहीं आपस में खुद ही कंफ्यूज है लोग। येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। अब एक और परेशानी है। पहला तो परेशानी हो गया वो कि भाई
लैंड होल्डिंग्स अलग अलग है लोगों का। दूसरा है कि बात हो रही है इक्वालिटी की, इक्वालिटी की बात हो रही है, लेकिन इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि हम सबको राइट टू वोट दे देंगे, ये नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, किस बात की आखिर इक्वालिटी आप दे रहे हैं कि जहां पे आप सबको वोट करने का राइट ही नहीं दे रहे? आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है बाय कंसेंट होना चाहिए, लेकिन काहे का गवर्नमेंट भैया, जहां पे इक्वालिटी आपको वोटिंग में मिल ही नहीं रहा है। तो मेजोरिटी तो आपकी पीजेंट्री की है, पीजेंट्री तो बेचारी गरीब है, आपने उसको पैसिव सिटीजन बना रखा है। याद होगा ना, एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन, तो आपने उसको पैसिव सिटीजन बना रखा है। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं हम इक्वालिटी देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। तो रिवॉल्यूशनरी फ्रांस की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था जहां पे हमने लिबरल डेमोक्रेसी को फिट करके देखा कि क्या यहाँ पे डेमोक्रेसी किस तरह की होती है, किस तरह से डेमोक्रेसी का आउटकम आता है, तो हमने वहां पे ये चीज देखा था ना कि जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी, मतलब जिनके पास पैसे हुआ करते थे, उनको वोटिंग राइट मिलता था, है ना। और वही इलेक्ट भी होते थे, मतलब नेता बनना है या वोटर बनना है, पैसा होना चाहिए। प्रॉपर्टी है तो नेता भी बनोगे, प्रॉपर्टी है तो फिर वोटर भी बनोगे, ठीक है। तो काहे का इक्वालिटी फिर, कहाँ गया इक्वालिटी? मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन, अब यहाँ पे इस चीज को नोट करने की बात है कि ये ऑल वुमेन की बात कर रहा है। वैसे मर्द जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और लेडीज में सब, चाहे प्रॉपर्टी हो या ना हो, सारी वेमेन लोग, ठीक है, इनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। ना तो वोटिंग राइट्स मिलेंगे और ना ही इलेक्ट होने के राइट्स मिलेंगे। तो इसी को मिलाकर पॉलिटिकल राइट्स कहा गया है, वोटिंग और इलेक्टेड, वोटिंग और इलेक्टेड, ठीक है। इसको मिलाकर कहा गया है पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। ओके, तो भैया ना तो उनको मिलेगा प्रॉपर्टी राइट जिन, जो मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिन मर्दों के पास, और औरतों में तो सारी आ गए, चाहे प्रॉपर्टी हो या ना हो। लेकिन अगर जैकोबिन्स क्लब की बात की जाए तो उसके टाइम पर ऑलमोस्ट सारे मेल्स को, स्टिल मेल्स की बात की जा रही, फीमेल्स की नहीं, तो जैकोबिन क्लब्स के टाइम पर, जैकोबिन्स क्लब के टाइम पर सारे मेल्स को कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए वोटिंग राइट्स दिए गए थे, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मैक्सिमम नहीं, ब्रीफ पीरियड, कुछ टाइम के लिए। लेकिन जब नेपोलियनिक कोड आया तो नेपोलियनिक कोड की वजह से वोटिंग राइट फिर से कम हो गया। तो जैकोबिन क्लब्स ने अपने रहते कुछ टाइम के लिए भाई दे दिया कि चलो वोटिंग राइट्स देते हैं, है ना। वही बात की थी ना हमने कि नेपोलियन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बाद में नेपोलियन लोगों के लिए दुश्मन बन गया। तो दुश्मन कैसे बन रहा है समझ में आ रहा है ना। स्टार्टिंग में वोटिंग राइट सारे मेल्स को दे दिया, लेकिन बाद में क्या किया कि वोटिंग राइट सबसे छीन लिया। तो नेपोलियनिक कोड कब आया था? 1804 में, है ना, 1804 में आया था। तो इसने क्या किया, सफरेज को लिमिट कर दिया, मतलब वही प्रॉपर्टी, नॉन प्रॉपर्टी, इवन वोमेन जो है, वोमेन का भी स्टेटस एकदम खत्म कर दिया। तो जैकोबिन क्लब के टाइम पर हालात थोड़े सुधरे थे लोगों के, लेकिन नेपोलियन ने सारी चीजें बर्बाद कर दी। अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड, वेमेन को क्या बोल दिया कि भाई तुम अपने फादर और हस्बैंड की जागीर हो, तुम्हारा जो भी फैसला है वो तुम्हारे फादर या फिर तुम्हारे हस्बैंड करेंगे, मतलब तुम फ्री नहीं हो। वेमेन जो है, वेमेन ये फ्री नहीं है, ये अथॉरिटी में रहेंगी। अगर अपने घर पे हैं तो फादर की अथॉरिटी में, अगर शादी हो गई तो हस्बैंड की अथॉरिटी में, तो आपकी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। अब पूरे 19th और अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि पूरा 1801 से लेकर, सॉरी, अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है, हो गया, पूरा 1801 से लेकर 19 1900 एंड ऑनवर्ड्स, ये पूरा टाइम वेमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, इन्होंने अपोजिशन मूवमेंट चलाया। किस लिए? भैया हमें भी पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। पॉलिटिकल राइट्स समझ रहे हो?
भाई एक बार जैकोबिन क्लब्स ने टेस्ट चखा दिया कि देखो वोटिंग राइट मिलने पे कैसा लगता है, तो अब उस खाने की डिमांड तो करेंगे ना। तो जितनी वेमेन्स थी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जितने नॉन प्रॉपर्टीड मेन थे जो कि काफी हेवी अमाउंट में वहां पे यूरोप में प्रेजेंट थे, फ्रांस में भी यूरोप में भी, इन लोगों ने अपोजिशन मूवमेंट चलाना स्टार्ट कर दिया और इनकी डिमांड थी कि हमें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटी की बात है, सोसाइटी हो गया, पॉलिटी हो गया ना। इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म का मतलब होता है कि मार्केट का फ्रीडम हो, फ्रीली हम अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को चला सकें, हमारे बिजनेस पे किसी का कंट्रोल ना हो, कोई हमें बिजनेस करने से रोके ना। एंड अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। देखो, कैपिटल का मतलब होता है जिससे आप रेवेन्यू जनरेट कर सको, मतलब जिससे आप पैसा कमा सको। जैसे गन्ने की मशीन से पैसा कमाओगे, कैपिटल। सोना बेच के, सोना आप खरीदे उसको बेच के पैसा कमा लेंगे, कैपिटल। ठीक है, तो पहला, मार्केट को फ्रीडम होना चाहिए। दूसरा, स्टेट ने यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी रुकावट, जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाया है, गवर्नमेंट ने जो भी रुकावट या रिस्ट्रिक्शन लगाया है गुड्स के मूवमेंट पर, कैपिटल के मूवमेंट पर, कि आप ये नहीं ला सकते हैं, वो नहीं ला सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, उसको खत्म करना है। तो लिबरलिज्म का मतलब कि इस रिस्ट्रिक्शन को खत्म कर दो और मार्केट को फ्री कर दो। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर जो मिडिल क्लास है ना, चूंकि उनका नया नया बिजनेस था, तो वो खूब डिमांड करते थे कि भैया मेरे को मार्केट फ्री चाहिए। ठीक है, और जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है ने भाई, उसको हटा देने का। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इसकी डिमांड काफी करते थे स्टार्टिंग टाइम पर। ठीक है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द यूरोप में 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, है ना। इंग्लैंड में उससे पहले हो गया था, लेकिन बाकी यूरोप में 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। तो इंडस्ट्री बढ़ रहा है, बिजनेस नया नया है, तो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया थोड़ा तो हमें आजादी दो। एग्जाम्पल लेते हैं, कोई जर्मन स्पीकिंग एरिया ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे जर्मन भाषा बोला जा रहा है, और टाइम लेते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 1801 के आसपास का टाइम, 1801 से 50 तक। ठीक है, ये वाला टाइम फर्स्ट हाफ, पहला 50 साल। और एरिया कौन सा रहेगा, जर्मन स्पीकिंग। तो देखो, नेपोलियन ने काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लाए थे। बिल्कुल सही बात हमने देखा, पता है नेपोलियन के आने से पहले जो जर्मन स्पीकिंग जो एरिया है, लगभग 314 एरिया में डिवाइडेड था। मतलब 314 एरियाज इतने थे जहाँ पे जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले थे। तो सोचो कितनी डाइवर्सिटी, और हर जगह का रूलर अलग अलग। तो आप 314 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स हैं, वैसे ही जर्मन जो था, जर्मनी जर्मनी ये 314 पार्ट्स में बटा हुआ था पूरा उस टाइम पे। तो नेपोलियन ने क्या किया कि इन सब का एक कन्फेडरेशन बनाना स्टार्ट किया। कन्फेडरेशन मतलब ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, और टोटल 39 ग्रुप्स बना दिए। यानी कि अब जर्मनी में कितने हो गए, 39 स्टेट्स हो गए, 39 स्टेट्स हो गए। ठीक है, नेपोलियन के टाइम पर, नेपोलियन 1815 में हार गया था ना, इसीलिए टाइमलाइन रखा गया है फर्स्ट हाफ। ठीक है, 1801 से 50 का ये फर्स्ट हाफ। ठीक है, ईच ऑफ दीज possessed इट्स ओन करेंसी। अब देखो ये जो कन्फेडरेशन बना, ये जो ग्रुप बना, 314 का जो 39 ग्रुप बना, 39 स्टेट, तो इस 39 स्टेट्स का सबका अपना अपना करेंसी है। सोचो भाई, एक जगह जर्मनी, 39 स्टेट्स, 39 स्टेट्स के अपने अपने करेंसी, अपना अपना वेट्स और मेजरमेंट का सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे दो जर्मनी भाषा बोलने वाला एरिया है, एक है हैम्बर्ग, एक है न्यूरमबर्ग। ठीक है, अब किसी को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना है। ठीक है, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, हमने तो टाइम ले ही रखा है 1833। अब किसी को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाना है, मान लो सामान बेचने ही अपना जा रहा है, तो इसको 11 कस्टम बैरियर से क्रॉस होना पड़ेगा। 11 कस्टम बैरियर मतलब टोल टैक्स।
11 टोल टैक्स से पास करना पड़ेगा, और 5% एट ईच वन ऑफ देम, हर जगह 5% आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो एक जगह पे 5%, तो 11 जगह पे 55%। भाई अगर हम 55% कस्टमर ड्यूटी भरते रहेंगे, टैक्स से भर देंगे, तो फिर हम कमाएंगे क्या? 100 रुपया कमा रहे हैं, इसमें हमारा मटेरियल का खर्चा 50-40 रुपया लग जा रहा है, 55 रुपया इसका खर्चा लग जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, कस्टम का। तो 95 तो इसी में निपट गया। 5 रुपया हम क्या करेंगे कमा के? उतना तो खाना खर्चा में निकल जाएगा आने जाने में, है ना? क्योंकि भाई अभी का टाइम तो है नहीं, उस टाइम पे जाना पड़ता था घोड़ा गाड़ी से सामान लेकर। तो ड्यूटीज वर ऑफन लेवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट। अब देखो एक और सीरियस मैटर क्या है कि 5% जो बोल रहा है ना कि 5% ड्यूटी लेंगे, तो वो 5% आपका ड्यूटी जो है वो आपके पैसे पे नहीं लगेगा कि आप 100 रुपए का बेच रहे हैं तो इसका 5% अब 5 रुपया लेंगे, नहीं। आप जो भी सामान ले जा रहे हैं ना उसके वजन पे, अगर नापने वाला चीज है, लेंथ में नापने वाला चीज है, तो मेजरमेंट, तो या तो वजन में या फिर मेजरमेंट पे। तो कपड़ा ले जा रहे हैं तो कपड़ा मेजरमेंट करके और उस पर लगा देंगे 5% का ड्यूटी। ठीक है, इसलिए 5% बोला है, ठीक है। और गुड्स लेके जा रहा है, मान लो कि लोहा वगैरह लेकर जा रहा है, तो अगर 10 किलो लोहा है तो 10 किलो लोहा का जो भी प्राइस होगा उसका 5% देना है। कपड़ा ले जा रहे हैं तो कपड़ा का जो लेंथ है उसका उसका प्राइस निकालो, मॉनेटरी वैल्यू, उस पर 5%। तो फिक्स नहीं है प्राइस लेवल, प्राइस लेवल वेट और मेजरमेंट पे वैरी करता रहेगा। समझ में आया? बताओ, अब इतना परेशानी है तो इतना परेशानी में बिजनेस होगा? पॉसिबल ही नहीं है कि बिजनेस सही से हो जाए। और तो और सारा जो भी रीजन है ना, नौटंकी पे नौटंकी हो रहा है भाई। पहले बोल दिया कि इतना कस्टम बैरियर है, फिर बोला कि हम टैक्स जो लेंगे, टोल टैक्स, वो वेट्स पे लेंगे। अब वेट्स जो है अलग अलग जगह पे वैरी करता है। लो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग जाने में जो भी एरिया बीच में आ रहा है ना 11 जगह, उन जगह पे वेट्स और मेजरमेंट भी अपना अपना है। अब सोचो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो कहीं पे 1 किलो है आपका 800 ग्राम, कहीं पे 1 किलो है आपका 1200 ग्राम। तो सोचो कैसा होगा इसमें, कहीं पे लुटा जाओगे, कहीं पे प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि भाई वेट के हिसाब से लगेगा परसेंटेज। तो अब इतना ज्यादा अलग अलग सिस्टम होने के वजह से, अलग अलग वेट्स मेजर का सिस्टम, परसेंटेज निकालो, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो आप कोई सामान ले जा रहे हैं बेचने के लिए, अब टाइम इतना ज्यादा लग रहा है, तो आपको प्रॉब्लम होगा ना, तब तक आप अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्लॉथ का मेजरमेंट एग्जाम्पल के तौर पर, जो हम बोल रहे हैं ना कि वेट्स मेजर का सिस्टम अलग अलग है, तो क्लॉथ का ले लीजिए, क्योंकि क्लॉथ को मेजर करते हैं ना लेंथ ब्रेथ में। तो इसका यूनिट होता था एली, जैसे हमारा अभी है ना सेंटीमीटर मीटर ऐसे है, तो एली होता था यूनिट। ठीक है। अब एली का आपको पता है मेजरमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग। तो देखिए जैसे अगर एक एली की बात की जाए, जैसे हमारे यहाँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो वैसे उनके एक मेली में देखिए, एक मेली में अगर आप फ्रैंकफुट में मटेरियल खरीदते हैं, ठीक है, तो एक एली में आपको मिलेगा 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा। ठीक है। लेकिन यही कपड़ा अगर आप मेंस में खरीदते हैं तो इस शहर में एक एली का आपको 55.1 सेंटीमीटर कपड़ा मिल जाएगा। अगर आप न्यूरमबर्ग चले जाएंगे तो एक एली में आपको 65.6 सेंटीमीटर कपड़ा मिल जाएगा, और फ्रीबर्ग में आपको 53.5 सेंटीमीटर। तो भाई यहां से क्लियर देखने को एक चीज मिल रहा है कि हमें अगर कपड़ा खरीदना है तो न्यूरमबर्ग चलो। क्यों? क्योंकि इधर कपड़ा ज्यादा मिलेगा एक एली में। और अगर नुकसान सहना है तो फ्रेयरबर्ग चल जाओ, क्योंकि इधर कपड़ा बहुत कम मिलेगा एक एली में। तो एक एली जैसे हमारा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, उसी तरह एक एली मतलब 54.7 सेंटीमीटर कपड़ा, या 55.1, इस तरह से। तो सोचो मेजरमेंट कैसे अलग अलग है। तो इस तरह के कंडीशन में हमारी जो इकोनॉमी थी वहां की, यूरोप की, ये सही से काम नहीं कर पा रही थी।
ये कंडीशन एक बाधा के रूप में काम कर रहे थे इकोनॉमिक एक्सचेंज में, मतलब सामान के खरीद बिक्री में। और इस वजह से जो नई कमर्शियल क्लास है ना, उसकी ग्रोथ में बाधा आ रही थी, वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं पे बहुत ज्यादा कपड़ा हमको बेचना पड़ जा रहा है। अगर आप प्रोड्यूसर के तौर पे देखो तो न्यूरमबर्ग में आप लुट गए, आपको ज्यादा कपड़ा देना पड़ गया, लेकिन फ्रेबर्ग में आप प्रॉफिट में, क्योंकि कम कपड़ा देना पड़ रहा है। इसी की वजह से इन्होंने बोला कि भाई एक काम करते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को यूनिफाई करते हैं, है ना। सारा मसला पैसों से है, पैसे का मामला था, तो बोला कि इकोनॉमी को यूनिफाई कर लेते हैं, जो इतना अलग अलग एरिया है ना उसको मिला देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारा गुड्स और पीपल और कैपिटल का जो मूवमेंट है ये अच्छे से हो जाएगा हमारा, इस पे किसी तरह का हिंड्रेंस नहीं लगेगा, ये अनहिंडर्ड होगा, यानी कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बिना रुकावट का हमारा सारा काम हो जाएगा। विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, बिना रुकावट का हमारा सारा काम हो जाएगा। तो इसी के लिए 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाया गया था। ठीक है, और बनाया किसने था, प्रूशिया ने। 1834 में, प्रूशिया भी जर्मन स्पीकिंग एरिया है, ठीक है। तो प्रूशिया ने 1834 में एक कस्टम यूनियन बनवाया, जिसे उनके भाषा में, प्रूशिया के भाषा में जोल्वेरीन कहते हैं। ठीक है, तो जोल्वेरीन हो गया इनका कस्टम यूनियन, जो कि प्रूशिया ने बनवाया 1834 में। प्रूशिया क्या है, जर्मन स्पीकिंग रीजन। तो जब ये जोल्वेरीन बना तो धीरे धीरे बाकी के जो भी जर्मन स्टेट्स थे उसने भी इस कस्टम यूनियन को ज्वाइन कर लिया। इसमें फायदा क्या होगा कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी की तरह काम करेगा, यानी कि जो आपका 11 बार अलग अलग जगह पे टैक्स लग रहा था, अब ये कस्टम यूनियन आपका एक ही जगह पे टैक्स ले लेगा, है ना। लिखा हुआ है ना कि यूनियन जो है इसने टैरिफ बैरियर को अबॉलिश कर दिया, और जो नंबर ऑफ करेंसीज थी, जो काफी ज्यादा हाई रेट चलता था एक्सचेंज रेट, उसको 30 से 2 पे ला दिया। मतलब देखो, हमने क्या पढ़ा कि 39, हमारा 39 स्टेट्स था जर्मन स्पीकिंग कन्फेडरेशन, इनमें 30 करेंसीज चलती थी। अब इस इतने सारे करेंसीज को हटाकर सिर्फ 2 करेंसी ले आया गया, 2 करेंसी। तो भाई क्यों किया गया ये, ताकि जो एक्सचेंज रेट है हमारा, जो हम एक्सचेंज करते हैं रुपया, तो हमें पहले इतना बार करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता था सिर्फ जर्मन बोलने वाले इलाका में, लेकिन अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब सिर्फ आपको 2 बार एक्सचेंज करना होगा। तो कितना सिंपल है, 2 बार क्या, एक ये करेंसी एक ये करेंसी, तो एक ही बार एक्सचेंज होगा, है ना, जो पहले इतना बार एक्सचेंज होता था। तो भाई टैरिफ बैरियर खत्म कर दिया, करेंसीज का संख्या कम कर दिया, किसने, जुल्वरीन ने। किसने किया, जुल्वरीन ने। ठीक है, और जुल्वरीन क्या था, कस्टम यूनियन। किसके इनिशिएटिव पे, प्रूशिया। प्रूशिया जर्मन भाषा बोलने वाला क्षेत्र है, एरिया है, इसलिए इसको सारे जर्मन स्टेट्स ने, सारे नहीं मैक्सिमम जर्मन स्टेट्स ने सपोर्ट किया कि भाई बढ़िया है, हमें प्रॉफिट होगा हमारे बिजनेस में, है ना। उसके बाद अब हमारे गुड्स के मूवमेंट के लिए, क्योंकि भाई सामान बेचना है, तो सामान बेचने के लिए रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए रेलवे नेटवर्क अच्छा किया गया ताकि सामान जल्दी बेच सके, है ना। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट अच्छे से हो सके, हमारा सामान अच्छे से अलग अलग जगह हम ले जाके बेच सके। इससे क्या होगा, हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलेगा। और जब पैसा आएगा, जब इकोनॉमिकली लोग एक हो जाएंगे, लोगों को समझ में आया कि भाई हम मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो इससे हमारा नेशनल यूनिफिकेशन आसान हो जाएगा। तो समझे, मनी मोटिवेट्स अ पर्सन, मनी मोटिवेट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोप को देख लीजिए, इकोनॉमिक सेंस में जर्मन स्पीकिंग एरिया यूनिफाइड हुए जोल्वरिन के फॉर्मेशन के साथ, और यहां से नेशनल यूनिफिकेशन और आसान हो गया। तो इस तरह से इकोनॉमिक नेशनलिज्म, यानी कि यूनिटी फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रेंथन हुआ। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स लोगों में आने स्टार्ट हुए, पॉपुलर होने लगा। वाइडर मतलब नेशनलिस्ट जो आइडिया है वो लोगों में पॉपुलर होने लगा वक्त के साथ, कि हाँ भाई हमें इकट्ठा होना, यूनाइट होना। अब बात करते हैं 1850 के बाद का। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है।
बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाता है। पता है ये मैच किसके किसके बीच था? नेपोलियन वर्सेस कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो लोग जो राजा को सपोर्ट करते थे, ठीक है। अब इनमें ये भाई साहब जो है नेपोलियन जो है ये हार जाता है, ठीक है, और कंजर्वेटिव जो है ये जीत जाते हैं, ठीक। तो नेपोलियन हार गया, कंजर्वेटिव जीत गए, तो अब गवर्नमेंट कौन चलाएगा? कंजर्वेटिव लोग। कंजर्वेटिव मतलब वैसे लोग जो ट्रेडिशन पे भरोसा रखते हैं, मतलब ट्रेडिशन क्या चली आ रही थी, राजा रजवाड़े वाला सिस्टम, तो उस पे बिलीव करते हैं। इनको भी चेंजेस पसंद है, ऐसा नहीं कि चेंजेस समाज में बदलाव नहीं लाना है, लाना है लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, एकदम सडन चेंजेस समाज में नहीं लाना है। अब जो कंजर्वेटिव्स हैं ये मोनार्की, चर्च, प्रॉपर्टी, सोशल हायरार्की, इन सारे सिस्टम्स पे बिलीव करते थे। इनका मानना था कि मोनार्की होनी चाहिए, चर्च का जो डोमिनेंस था वो होना चाहिए, समाज में एक हायरार्की होनी चाहिए, मतलब अमीर गरीब में फर्क होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अरिस्टोक्रेट्स की फैमिली अलग होनी चाहिए। तो कंजर्वेटिव्स जो है डिड नॉट प्रोपोज, कंजर्वेटिव ये नहीं कह रहे थे कि एकदम एकदम से एकदम तुम पुराने वाले दिनों में वापस चले जाओ। वो जो है ना, जो चलता है कि हमारे दिनों की बात है, तो उस दिनों में वापस नहीं जाना है, चेंजेस लाना है। ऐसा नहीं कि चेंजेस नहीं लाना है, उनको भी कहीं ना कहीं एहसास था कि भैया नेपोलियन ने जो चेंजेस लाया, जैसे जैसे उसने मिलिट्री को काफी ज्यादा मॉडर्न बना दिया, आर्मी को, है ना, काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी बन गई, ब्यूरोक्रेसी काफी अच्छी कर दी, मतलब ब्यूरोक्रेसी मतलब ये जो आईएएस आईपीएस की जो पोस्ट है, जो जिला संभालता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है ना, तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी कर दी। इकोनॉमी कितना अच्छा ग्रो करा दिया, 39 कन्फेडरेशन बनाया, छोटे छोटे कन्फेडरेशन बना रहा था, है ना, करेंसी फॉर्मलाइज कर रहा था, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट कर रहा था, फ्यूडलिज्म खत्म किया उसने, नेपोलियन ने सर्फडम खत्म किया। तो इनको भी कहीं ना कहीं लगा, कंजर्वेटिव्स को भी, कि भाई काम तो उसने अच्छे किए हैं, और इन सारे काम के वजह से हमारी मोनार्की तो और अच्छी हो जाएगी, है ना। तो चेंजेस जो नेपोलियन ने लाए हैं ना, तो रहने दो, कुछ चेंजेस को रहने दो, कुछ चेंजेस को हटा दो। तो ये लोग नेपोलियन के कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे और कुछ चेंजेस को हटाने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कंजर्वेटिव प्री रिवॉल्यूशनरी डेज को वापस नहीं लाना चाहते थे, उनको चेंजेस एक्सेप्ट था, ठीक है। तो बात करते हैं कि कंजर्वेटिव में कौन कौन लोग थे भैया। तो कंजर्वेटिव में थे आपके ब्रिटेन, ये जो हंसने वाले लोग हैं, इसमें थे आपके ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। भाई ये दो एरिया तो जर्मन बोलने वाला हो गया, ये रशिया भाषा बोलेगा, ब्रिटेन हो गया आपका जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो इन लोगों ने मिलकर नेपोलियन का बैंड बजा दिया, नेपोलियन हार गया। उसके बाद होता है ट्रीटी ऑफ वियना, बैटल ऑफ वाटरलू खत्म होने के बाद होता है ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना में क्या था कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने लाए हैं, तो जो चेंजेस अच्छे हैं उनको रखा जाए, और जो चेंजेस हमारी गवर्नमेंट को, कंजर्वेटिव के गवर्नमेंट को खराब करने की है, उन चेंजेस को हटा दिया जाए, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ वियना हुआ। ट्रीटी ऑफ वियना में जो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया ही लीड कर रहा था वहां पे, यहीं पे सारी मीटिंग जो है कंडक्ट कराई जा रही थी, तो होस्ट किया जा रहा था। तो यहाँ के एक चांसलर हैं, चांसलर हैं, ठीक है, चांसलर का नाम है ड्यूक मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। तो ड्यूक मेटरनिक जो है ये होस्ट कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वियना को। यहाँ पे कई सारे डेलीगेट्स आए हुए थे, डेलीगेट्स मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आया हुआ बंदा जिसको गवर्नमेंट ने भेजा है। अब इनका काम क्या था कि नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर, नेपोलियनिक वॉर के टाइम पर काफी सारे चेंजेस आए थे, लाइक नेपोलियन ने काफी सारे चेंजेस लाए,
नेपोलियन ने काफी कुछ बदला, सेंसरशिप लगा दिया, टैक्सेशन कर दिया, और भी काफी सारी चीजें, जबरदस्ती सेना में भर्ती करने लगा, ट्रेड यूनियन खत्म किया उसने, इकोनॉमी को प्रमोट किया, तो काफी सारी चीजें। तो जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, मतलब जिससे कंजर्वेटिव को लगता है कि उनके सरकार को नेपोलियन के इन सारे काम से परेशानी हो सकता है, फ्यूचर में ट्रबल आ सकता है फ्यूचर में, उन सभी कामों को अंडू करना है, हटा देना है। ठीक है। अच्छा, फ्रांस में पहले कौन रूल कर रहा था नेपोलियन से पहले? बोर्बन डायनेस्टी। बोर्बन डायनेस्टी के कौन थे भाई? लुइस 16, है ना, दिवलिया राजा जो थे, जिनके पास पैसा ही नहीं था। तो इनको वापस से पावर में लाया गया, क्योंकि नेपोलियन तो अब हट गया, तो इनको वापस से पावर में लाया गया। वापस से, ये नहीं थे 16, नहीं थे, कोई और था, लेकिन डायनेस्टी अब वही चल रही है। ठीक है, बोर्बन डायनेस्टी मैक्सिमम जगह पे रूल करता था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो बोर्बन डायनेस्टी आया पावर में, और जितनी भी टेरिटरीज थी जो कि नेपोलियन ने कवर किया था, उस टेरिटरीज को फ्रांस से अलग कर दिया गया। तो जितनी भी टेरिटरीज फ्रांस में नेपोलियन ने ऐड किया था, उन सबको अब हटा दिया गया, बंटवारा हो गया। जैसे कैसा बंटवारा हुआ समझो। बात करते हैं नीदरलैंड्स का। पहले मैं आपको थोड़ा एरिया दिखा देता हूँ, है ना, एरिया दिखा देता हूँ, ताकि जब लोग पढ़ेंगे तो हमको दिमाग में रहेगा। देखो, ये हो गया यहाँ पे फ्रांस। पहले मैं ये सब मिटा देता हूँ यहाँ पे से। ठीक है, चलिए देखिए, ये हो गया यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस के ऊपर में नीदरलैंड्स दिख रहा है, इस तरफ स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इधर ऊपर में इंग्लैंड है, इस तरफ स्पेन है, पुर्तगाल है। ये पूरा जो ये वाला एरिया है, ये ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इटली हो गया। ठीक, तो स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ये इटली, और यही नीदरलैंड में ना यहाँ पे बेल्जियम है। ठीक है, चलो चलो, देखो, तो द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जिसमें बेल्जियम भी आता था, नीदरलैंड में बेल्जियम भी आता है। पहले बेल्जियम आजाद नहीं था, नीदरलैंड का पार्ट था, नॉर्थ की तरफ है, दिखाया आपको, है ना। तो इसको कुछ टेरिटरी दे दी गई। देन जेनोवा वाज एडेड टू पिडमोंट इन द साउथ। सार्दिनिया पिडमोंट था ना, इटली वाला हिस्सा, इटली वाला जो मैंने इस तरह का मैप बना हुआ है यहाँ पे, ये है आपका पिडमोंट वाला एरिया। तो इस पिडमोंट में जेनोवा को ऐड कर दिया गया। देन प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन वेस्टर्न फ्रंटियर। वेस्टर्न फ्रंटियर मतलब फ्रांस के इस साइड जो भी एरिया है, जैसे स्पेन है, पुर्तगाल है, उस तरफ के एरिया को किसको दे दिया गया था? प्रूशिया को। ठीक है। देन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया किधर था? इधर ईस्टर्न साइड था ऑस्ट्रिया, है ना। तो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का काफी सारा पार्ट दिया गया, यानी कि ये ऊपर वाला, जिसमें एक है लोम्बार्डी, लोम्बार्डी इस तरफ, और इस तरफ है आपका वेनेशिया। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया, तो कई सारे पार्ट्स ऑस्ट्रिया को दे दिए गए इटली के। इधर वाले पार्ट्स प्रूशिया को दे दिया गया, ऊपर में नीदरलैंड्स को दिया गया। ठीक है। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था नेपोलियन ने, जो 314 प्रिंसिपैलिटीज को 39 स्टेट्स में एकोमोडेट किया था नेपोलियन ने, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि भाई वहां से प्रॉफिट बहुत हो रहा है, बहुत प्रॉफिट हो रहा है। ऊपर से जो जुलवरीन बन गया, तो उससे तो और धमाकेदार प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में लोगों को। तो बिजनेस का प्रॉफिट थोड़ी ना खत्म करेंगे। नाउ ईस्ट के साइड पे रशिया को पोलैंड दे दिया गया। ठीक है। इसीलिए देखो, आ, हिटलर जो है ना, जर्मनी वाला, देखो, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया के बाद पोलैंड है,
पोलैंड के बाद इधर से आपका रशिया स्टार्ट होता है, ठीक है, इधर से आपका रशिया स्टार्ट होता है। तो ऑस्ट्रिया को नहीं दिया पोलैंड, पोलैंड किसको दे दिया, रशिया को। और रशिया आपका नेपोलियन को हरा रहा है, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ये सब मिलकर हरा रहे हैं उसको, नेपोलियन को। आने वाले टाइम पे पोलैंड पे कब्जा करेगा हिटलर, क्योंकि ऑस्ट्रिया किसका पार्ट है, जर्मनी का, और जर्मनी के बगल में कौन है, पोलैंड। तो हिटलर भी पोलैंड को कब्जा करेगा ताकि रशिया को पटक सके, मार सके, ठीक है। तो रशिया को पोलैंड दे दिया गया, और प्रूशिया जो जर्मन स्पीकिंग एरिया है उसको सैक्सोनी का पार्ट दे दिया गया। तो जमीन का बंटवारा कर रहे हैं भाई, लगता है मिठाई का बंटवारा हो रहा है, इस तरह से जमीन का बंटवारा कर दिया गया फ्रांस का। और ये सारा जमीन का बंटवारा किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वेना के अकॉर्डिंग। मेन इंटेंशन क्या था कि देखो, नेपोलियन ने ना काफी सारे जगह पर मोनार्की खत्म कर दिया था, तो उसी मोनार्की को वापस से रीस्टोर करना है और एक नया ऑर्डर सोसाइटी में लाना है, ठीक है, कि अब सोसाइटी नए तरीके से चलेगा। तो इस तरह से बंटवारा कर दिया गया। कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो मतलब 1815 में जो सरकार बना वो ऑटोक्रेटिक सरकार बन गया, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, अमीर लोग ही होंगे ना भाई, अमीरों की तो पूछ है वहां पे, है ना। तो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है इनको कंप्लीटली पावर दे दिया गया, इनको कंप्लीटली पावर दे दिया गया। तो वही होता है, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मोर। तो यही हुआ, पावर मिल गया तो जो भी इनको क्रिटिसाइज करता था, मतलब इनके अगेंस्ट में जो बोलता था, तो उससे ये लोग डिसेंट हो जाते थे। जो भी अपनी नाराजगी जाहिर करता था, डिसेंट मतलब नाराज होना, जो भी नाराजगी जाहिर करता था या उल्टा सीधा इनको बोलता था भला बुरा, ये टॉलरेट नहीं करते थे भैया, मार पिटाई शुरू कर देते थे वहां पे, ठीक है। तो कोई भी सवाल नहीं उठाएगा सरकार के ऊपर कि सरकार कैसे काम कर रही नहीं कर रही, कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अब याद करो, नेपोलियन भी यही काम किया था कि लोग उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था, सेंसरशिप लगा दिया था। ये लोग भी वही काम कर रहा है, सेंसरशिप लगा रहा है कि मेरे बारे में न्यूज़पेपर में अच्छा अच्छा छापो, अगर कुछ अगेंस्ट में छापे न्यूज़पेपर में, किताब में, प्ले में या सॉन्ग में, तो भैया फिर तो बुरा ही होगा। तो इस तरह से लिबर्टी और फ्रीडम का जो आइडिया है उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे चीजें आगे बढ़ी वो हमने देखा। अब जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो यादें थी, भले ही फ्रांस को टुकड़ों में बांटा गया, भले ही अलग अलग काम वहां पे अंजाम दिए गए यूनिटी को खत्म करने के, नया कंजर्वेटिव रिजाइम लाने के, लेकिन स्टिल होता है ना कि एक बार अगर किसी चीज को आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहते हैं। लाइकवाइज फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो फ्रीडम लोगों को मिला, जो लिबरलिज्म मिला लोगों को, इकोनॉमी ग्रो की, लोगों को लगने लगा कि भाई रियली में फ्रीडम ही ज्यादा अच्छा है मोनार्की से। तो आगे आने वाले टाइम पे लिबरल्स को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहा कि वो भी तो राजा के रूल में थे, उनको भी तो आजादी मिली, उन्होंने स्ट्रगल किया तो हमें भी मिलेगी, है ना। तो एक तरह से मोटिवेशन का सोर्स बना रहा फ्रेंच रिवॉल्यूशन लोगों के लिए। अब जो डिमांड उठना शुरू हुए, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट ने जो डिमांड रखना शुरू किया, वो डिमांड था कि सबसे पहले सेंसरशिप खत्म करो, हमारे प्रेस को फ्री करो। तो लोग जो है नए कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज करने लगे कि भैया हमारे प्रेस को फ्री करो, अगर हमें बोलने की आजादी ही नहीं होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही नहीं होगा, तो कैसे काम चलेगा। अब यहां से शुरू होता है रिवॉल्यूशनरीज का फेज, ठीक है। देखो, जब नेपोलियन को हराया गया 1815 में, तो उस टाइम पर कंजर्वेटिव पूरी तरह से लग गए कि जो भी चेंजेस नेपोलियन ने किए थे, जो भी लोगों को आजादी दिया था नेपोलियन ने, उसको खत्म किया जाए। उसको खत्म करने के लिए जरूरी क्या है कि जो भी नेपोलियन के जैसे माइंडसेट के लोग थे, मतलब जिनको आजादी चाहिए था,
जो लिबरल नेशनलिस्ट लोग थे उनको मारो पीटो पकड़ पकड़ के। तो उनको मारना पीटना शुरू किया कंजर्वेटिव्स ने, जिसकी वजह से वो लोग छुप गए, अंडरग्राउंड हो गए। और अंडरग्राउंड होने के बाद उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, ग्रुप मतलब सोसाइटी, ग्रुप मतलब सोसाइटी, उन्होंने अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना ग्रुप बनाना स्टार्ट किया। तो इस तरह से ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं वो रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देना शुरू कर रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं। और ग्रुप बनाकर, अंडरग्राउंड है, पहली बात तो अंडरग्राउंड हो गया क्योंकि मारना शुरू कर दिया था कंजर्वेटिव ने। अंडरग्राउंड होकर इन्होंने ग्रुप बना लिया आपस में। अब ये नए लोगों की भर्ती करते थे अपने में, जिनको भी आजादी चाहिए थी उनको भर्ती करते थे अपने में, उनको ट्रेन करते थे, उनको सिखाते थे कि कैसे लड़ना है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और अपने आइडियाज को कि देश बनाना है हमें, हमें राजा के सिस्टम में नहीं रहना है। राजा कहाँ रहा भाई, अब तो ऑटोक्रेसी आ गया, जनता के हाथ में, कुछ जनता के हाथ में पावर। तो रिवॉल्यूशनरीज के मन में आइडिया डाला गया कि भाई नेशन चाहिए, ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर आप रिवॉल्यूशनरी बनेंगे मतलब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे तो मार पिटाई होगी, है ना। ट्रीटी ऑफ वेना में तो यही कहा गया था ना कि भाई देखो, आज से ये कंजर्वेटिव ऑर्डर हम यहाँ पे ला रहे हैं, तो हमारी जो भी बात होगी मानना होगा। सेंसरशिप हमने लगा दिया तो लग गया। तो अब लोगों को अपनी आजादी के लिए लड़ना है, तो इनके जो भी ऑटोक्रेसी है, जो भी मोनार्की है, उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से स्ट्रगल शुरू होता है। रिवॉल्यूशनरी जो है वो स्ट्रगल शुरू करते हैं, और उनको समझ में आता है कि अगर हमें नेशन स्टेट चाहिए तो भाई मारपीट तो हमें करना ही होगा। तो एक रिवॉल्यूशनरी का एग्जाम्पल लिया जाए, ये इटली की रिवॉल्यूशनरी है, गुसिपी मैजिनी। गुसिपी मैजिनी जेनोवा में पैदा हुए थे, और आपको याद है जेनोवा किसको दे दिया गया ट्रीटी ऑफ वियना के बाद? ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जेनोवा पिडमोंट को दे दिया गया। ये भी इटालियन स्पीकिंग एरिया है ना। ये इटली का ये जो मैप है, तो उसमें यहाँ पे हमको ये पिडमोंट दिखेगा, जेनोवा इसको दे दिया गया था। तो 1805 में गुसिपी मैजिनी पैदा हुए, और बाद में आगे जाकर पढ़ लिख कर इन्होंने वही सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की। ये सीक्रेट सोसाइटी कहाँ की है? कार्बोनरी की। तो कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब ये जवान हो गए, 24 साल की उम्र हो गई इनकी। ये चले गए भाई लड़ाई करने के लिए। कहाँ पे? लिगुरिया में। तो लिगुरिया में गए लड़ाई करने के लिए, लेकिन फेल हो गए वहां पे। इनको पकड़ लिया गया, पकड़ लिया गया तो जेल में डाल दिया, क्योंकि पता है ना रिवॉल्यूशनरी होने का मतलब क्या है, कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे तो गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगा। तो 1831 में इन्होंने लिगुरिया में रिवॉल्यूशन किया, कोशिश किया रिवॉल्यूशन करने का, लेकिन पकड़ के इनको जेल में डाल दिया गया। खैर, उसके बाद से इनका इस सीक्रेट सोसाइटी से मन भर गया। इनको समझ में आ गया कि भाई कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी लिबरलिज्म को आगे नहीं ले जा सकती, मतलब आजादी नहीं दिला सकती, इनको उसमें भरोसा नहीं रहा। तो इन्होंने फिर उसके काम, चूंकि उनके काम पे, कार्बोनरी के सीक्रेट सोसाइटी के काम पे इनको भरोसा नहीं है, तो इन्होंने अपना सीक्रेट सोसाइटी स्टार्ट किया, अपना ग्रुप स्टार्ट किया। सोसाइटी मतलब लाइक माइंडेड के लोग, जहां पे एक जैसा सोचने वाले लोग हैं, लाइक माइंडेड। तो ग्रुप बनाया लाइक माइंडेड का, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया। तो पहला मर्सलीज में बनाया, और दूसरा बर्नी में बनाया। मर्सलीज में जो इन्होंने ग्रुप बनाया उसका नाम था यंग इटली, और बर्नी में जो इन्होंने ग्रुप बनाया उसका नाम था यंग यूरोप। तो इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, जहां के मेंबर्स एक जैसा सोच रखने वाले थे। मेंबर्स कहाँ कहाँ से बिलोंग करते थे? तो भाई इसमें पोलैंड के लोग भी आते थे, क्योंकि पोलैंड को भी रशिया के अंडर में दे दिया गया था, पोलैंड पे भी नेपोलियन का कंट्रोल था। फ्रांस, इटली, इटली का भी तो हिस्सा दे दिया था ना, ऑस्ट्रिया को दे दिया था हिस्सा, ठीक है। तो इटली भी कहीं ना कहीं नाराज था। तो पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन स्टेट्स के कुछ लोग, तो ये सारे लोगों ने यंग इटली और यंग यूरोप को ज्वाइन किया। मैजिनी का मानना था गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि ऊपर वाले ने हमें
एक साथ रहने के लिए बनाया है। हमारे ये नेचुरल राइट्स है, हम नेचुरली एक हैं आपस में। ऐसा किसने बोला? मैजिनी ने। मैजिनी का यही मानना था कि हम सब आपस में एक हैं। तो फिर हमारा इटली अलग अलग पार्ट्स में क्यों बटा हुआ है? पता है उस टाइम पे इटली जो है ना वो 7 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। तो बोला कि अलग अलग पार्ट में क्यों बटा हुआ है, जबकि ऊपर वाले ने हम सबको एक बनाया है। तो हम लोग बटे हुए क्यों हैं आपस में? तो हमें एक होना है, यानी कि इटली को यूनिफाई करना है। हमें एक ऐसा रिपब्लिक बनाना है जो यूनिफाइड हो, जहां पे काफी सारे नेशंस को एक किया जाए। तो अलग अलग नेशंस है, कहीं पे लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, किंगडम ऑफ टू सिसलीज है, पिडमोंट है, सार्दिनिया है। इस सब को मिलाकर इटली बनाना है, ठीक है। अब ये जो यूनिफिकेशन है, सिर्फ अगर हम बोले कि भैया हम तुमको आजादी देंगे, अगर ये बोलेंगे लोगों को कि हम तुमको आजादी देंगे, तुम देश को जोड़ दो, ऐसा कभी होगा? लोग हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपके तरफ? नहीं मिलेंगे। तो कुछ और भी काम करना होगा। हालांकि ये भी ठीक है, ये अकेले भी काफी है कि हाँ हम तुमको आजादी देंगे, यूनिफाई करो, लेकिन और भी चीजें तो देनी है ना। ये हमारा आज का थाउट है कि हमें आजादी के साथ साथ और भी काफी चीजें लाइफ में जरूरी होती है, ठीक है। अगर सब लोगों को सोचो फ्रीडम दे दिया जाए, अनलिमिटेड फ्रीडम दे दिया जाए, तो लोग पागल हो जाएंगे, क्योटिक हो जाए, क्योस फैल जाएगा पूरे के पूरे सोसाइटी में, जो मन में आएगा वो करेंगे। लेकिन आजादी के साथ साथ और भी चीजें जरूरी है ना। तो उस टाइम के बात की जाए उस जमाने की, तो यूनिफिकेशन के लिए सिर्फ यही काफी था कि इटली को लिबर्टी चाहिए, इटालियन लोग जो हैं उनको आजादी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, ठीक है। तो इसी यूनिफिकेशन के मॉडल को फॉलो किया जर्मनी के सीक्रेट सोसाइटीज ने, देन फ्रांस वालों ने भी इस मॉडल को फॉलो किया, देन स्विट्जरलैंड, पोलैंड, स्विट्जरलैंड फ्रांस के जस्ट बगल में था, दिखाया था मैप में। तो मैजिनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की और इनका जो विजन था ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स, इससे कंजर्वेटिव लोग घबरा गए। होता है ना कि अगर कोई एक आदमी भी, एक चिंगारी भी काफी होता है पूरे साम्राज्य को जलाने के लिए, तो ये वही चिंगारी थे गुसिपी मैजिनी। और इसके वजह से कंजर्वेटिव्स पूरा डरे हुए थे। इवन जो ऑस्ट्रियन जो चांसलर थे, ड्यूक मेटरनिक, मेटरनिक ने बोला कि देखो भाई ये जो बंदा है ना, ये हमारे सोशल ऑर्डर, मतलब जो व्यवस्था, जो सिस्टम हमने बनाया है, उसके लिए बहुत खतरनाक बंदा है ये। तो हमारा सबसे मोस्ट डेंजरस एनिमी है गुसिपी मैजिनी। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक नंबर 2 खत्म होता है। यहाँ पर आप गुसिपी मैजिनी और बाकी के फाउंडिंग गुसिपी मैजिनी और इनके जो फाउंडिंग मेंबर हैं यंग यूरोप के, उनको देख सकते हैं। यहाँ पे यंग यूरोप के बनने की काम चल रही है, यहाँ पे 1833 की बात है, ठीक है। चलो चलिए फिर ठीक है, आपको अच्छे से चारों टॉपिक मैंने इस यूनिट 2 का क्लियर कर दिया। आई होप क्लियरली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो मेक श्योर अच्छे से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। और अच्छे से पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखा करिए, ताकि क्लियरली माइंड में सारी चीजें प्लॉट होने लगे। अभी देखो 4 टॉपिक हमने पढ़ा, चारों आपस में कैसे रिलेट कर रहा था, है ना। तो जब तक आप अच्छे से क्लियरली सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नहीं देखेंगे तो माइंड में कैसे बैठेगा? नहीं तो वो चीज और स्किप होते चले जाएंगे। और आगे अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो यही चीजों को आपको और ज्यादा डेप्थ में पढ़ना है। तो अगर अभी से बेस तैयार नहीं करेंगे तो आगे जाकर कैसे स्ट्रॉन्ग बनेंगे अपने एजुकेशन के फील्ड में, है ना। तो बेस को, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए, वीडियो स्किप मत करिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस को। चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।